हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनऑर्गेनिक की बैकबोन है। इनऑर्गेनिक की क्यों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसके बगैर काम नहीं चलता। तो एक तरीके से केमिकल बॉन्डिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री फॉर IIT JEE। तो ध्यान दें, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए इसको आगे बढ़ेंगे। हमें बहुत डिटेल में बात करनी है केमिकल बॉन्ड के बारे में, अबाउट आयनिक बॉन्ड, अबाउट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड सो ऑन। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो लिखो एक लाइन, केमिकल बॉन्ड। तो चैप्टर का नाम लिखो केमिकल बॉन्डिंग। Chemical bonding. What is chemical bond? It is the force of attraction between the constituent particles in the given molecule or species. तो chemical bond is the force of attraction. Chemical bond is the force of attraction between constituent particles in a molecule और species। किसी स्पीशीज में आयन भी शामिल हो गए तो किसी मॉलिक्यूल या स्पीशीज में जो एटम्स हैं उनके बीच में या पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब बात बनती है कि जैसे मान लो रूम कंडीशन पे आप जानते हो, आपसे कहते हैं कंटेनर में ऑक्सीजन है, तो आप सब समझते हो ऑक्सीजन कह रहे हैं, तो क्या मान के चलते हो आप? O2 मान के चलते हो, क्योंकि O2 इज मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑक्सीजन। तो दो ऑक्सीजन एटम आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसे आपसे कहा जाए कि एक कंटेनर में रूम कंडीशन पर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो आप H2 ही मानते हो ना? H तो नहीं मानते, क्योंकि दो हाइड्रोजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एंड मोर स्टेबल स्पीशीज डाइएटॉमिक हाइड्रोजन बनाते हैं H2। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड बनते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन? द प्राइम रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड इज लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो लिखो रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। रीजन ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड बनने का जो मेन कारण है वो है लोअरिंग इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट क्या मेन रीजन यही है। हालांकि कभी कभी हम दूसरा रीजन भी देते हैं, ऑक्टेट कंप्लीशन। जैसे नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होते हैं, नोबल गैसेस हाईली स्टेबल हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं, try to chase the octet of noble gases। तो completion of octet is also another reason, but वो reason be mainly because of what? Lowering of energy or potential energy of the system so that stability is improved। तो लिखो first lowering in energy is the main reason। energy कौन सी? potential energy। तो जब दो बॉन्ड बनते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो याद रखें एनर्जी सिस्टम की जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर हम जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन अगर हम ग्राफ में बनाना चाहें तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। So like this is the diagram. This is potential energy and this is internuclear distance। This is internuclear distance between the combining atoms और ये 0 है पोटेंशियल एनर्जी। तो एक तरीके से मान लो ये दो हाइड्रोजन एटम थोड़ा दूर दूर हैं, काफी दूर दूर हैं, मान लो ये H बहुत दूर दूर हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल।
पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव बट वेरी लो, ये जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। बट जैसे जैसे दो हाइड्रोजन एटम पास आते हैं, जैसे यहां इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई एंड सिस्टम बॉन्ड फॉर्मेशन हैज अकर्ड लाइक दिस। इक्वल साइज के बनाएंगे, ये H2 मॉलिक्यूल बन गया, ये हाइड्रोजन और उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज द बॉन्ड लेंथ। तो इस तरीके से ये कहलाती है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है एक तरीके से ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी एंड दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। So this is bond length. तो lowest potential energy is the most stable system. इसका मतलब दो हाइड्रोजन एटम में जब बॉन्ड बनता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और जीरो के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी बॉन्ड उतने ज्यादा स्टेबल होगा, सिस्टम उतने ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ग्राफ पूरा यहां तक शो करेगा, ग्राफ बस यहीं तक शो करेगा, इधर तक पास पास आएंगे एंड इट विल स्टॉप हियर। आप अगर फोर्सफुली दोनों हाइड्रोजन को और पास पास लेके आओ तो अब न्यूक्लियस के बीच के रिपल्शंस डोमिनेंट हो जाएंगे और रिपल्शंस डोमिनेंट हो जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी एंड विल बिकम पॉजिटिव। आप तो जानते हो अगर नेट रिपल्शंस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव और नेट अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। तो इसका मतलब लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, मोस्ट स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स वो मैक्सिमम हैं। तो ये इस तरीके से कह रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके जब H2 बनाते हैं तो जिस पॉइंट पर दोनों में ओवरलैपिंग होती है पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम हो गई तो स्टेबिलिटी बिकम्स मैक्सिमम एंड वी से दिस इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन और उन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी किसी बॉन्ड की जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यू हैव टू रिमेंबर। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन? बॉन्ड फॉर्म होने से ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी घटती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। दिस ग्राफ इज इंडिकेटिंग द एंटायर स्टोरी। अब बात आती है सर अट्रैक्शन कहां से आएंगे, रिपल्शन कहां से आएंगे? अब इतना तो समझते हो आप, दो एटम हैं, एक का न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिपेल मारेंगे, न्यूक्लियस रिपेल मारेगा, मगर पहले वाले का न्यूक्लियस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा और दूसरे वाले का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। तो नेट रिपल्शंस भी होंगे, अट्रैक्शंस भी होंगे, दोनों में अट्रैक्शंस भी होंगे, रिपल्शंस भी होंगे। अगर बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब ओवरऑल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। तो जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां अट्रैक्टिव फोर्सेस मोस्ट डोमिनेंट थे and that's why you say the system is most stable and the bond formation has occurred. But यदि उनको फोर्सफुली दोनों हाइड्रोजन को और दबाव ये ले तो क्या होगा? उनमें न्यूक्लियस के बीच के रिपल्शंस और इलेक्ट्रॉन के बीच के जो रिपल्शंस हैं वो डोमिनेंट हो जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से इंक्रीज होगी एंड विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस इज हाईली अनस्टेबल सिस्टम। तो इसका मतलब जब पास लाते हैं तो ग्राफ तो एक्चुअली यही है, यहां तक ही। ये ग्राफ तो जब होगा व्हेन फोर्सफुली यू आर पुशिंग टू हाइड्रोजन एटम्स क्लोजर, फर्दर क्लोजर। तो इसका मतलब जहां पर लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है वहां पर सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल एंड एट दैट पॉइंट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ एंड द एनर्जी रिलीज्ड विद रिस्पेक्ट टू द जीरो इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो ये था लोअरिंग ऑफ द एनर्जी। सो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन? लोअरिंग इन एनर्जी। दूसरा रीजन था ऑक्टेट फॉर्मेशन। सेकेंड रीजन ऑक्टेट फॉर्मेशन in valence shell. Second reason valence shell. अब since noble gases are highly stable तो सब सोचते हैं हम भी नोबल गैसेस जैसे बन जाएं, हम भी नियॉन, आर्गन, हीलियम जैसे बन जाएं। हीलियम में डुएट होता है, डुएट मतलब दो इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल
और बाकी सब में हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, सब में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ऑक्टेट बोलते हैं। तो ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ? हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो चूंकि नोबल गैसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, तो वेरियस एलिमेंट्स ट्राई टू चेज ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल by losing electron, by gaining electron, by sharing electron, and so on. And that is the reason for bond formation. But main reason is lowering in energy. तो यहाँ भी एक point लिखेंगे, लिखो, since noble gases are highly stable elements chase octet or duet as helium. हीलियम के लिए डुएट बोलते हैं, बाकी सभी नोबल गैसेस के लिए ऑक्टेट। Since noble gases are highly stable, elements chase octet or duet as helium by losing, gaining or sharing electrons. And form bonds. चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन के लूजिंग और गेनिंग से क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड, चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। और शेयरिंग से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रॉपर्टीज वाइज दे आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बात को समझाएंगे, बात करेंगे। तो ये दो मेन रीजन है लोअरिंग इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड ऑक्टेट फॉर्मेशन इन द वैलेंस शेल बिकॉज ऑफ द नोबल गैसेस। बट मेन रीजन इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बात आती है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की। गाइस इसको एक बार नोट कर लो आप। Well, types of chemical bond. Types of chemical bonds. Mainly we have to study 4 type of bonds. 3 type में convert कर लेंगे उसको हम, ionic bond, covalent और coordinate bond. Properties wise both are same, covalent and coordinate bond and metallic bond. मेनली ये बॉन्ड्स 3 तरह के होते हैं केमिकल बॉन्ड्स। हालांकि मॉलिक्यूल के बीच में भी कुछ फोर्सेस होते हैं जिन्हें बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो वीक फोर्सेस होते हैं। तो मेन ये जो 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी। चलो ब्रीफली पहले बात करते हैं व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड formed by losing and gaining electrons, formed by losing and gaining electrons. It is electrostatic force. It is electrostatic force between cation and anion in ionic lattice और आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आयनिक लेटिस में जो कैटायंस और एनायंस होते हैं उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जैसे एग्जांपल, सोडियम लूज करता है सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ये जो लूज किया था वो गेन कर लेता है और Cl माइनस बनाता है, और Na प्लस और Cl माइनस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
वो कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। तो NaCl अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो Na प्लस Cl माइनस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। और एग्जांपल जैसे MgCl2 ऐसे शो करोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो Mg2 प्लस Cl माइनस Cl माइनस। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड बिटवीन क्लोराइड आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ये लैटिस पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। यू विल स्टडी इन सॉलिड स्टेट कि क्रिस्टल्स होते हैं उसमें लैटिस पोजीशंस होती हैं, जैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड होता है, लाइक दैट स्ट्रक्चर्स होती हैं, और आयंस उनकी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड होते हैं आयनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जनरली कौन बनाते हैं? फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जनरली मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में ये पाए जाते हैं। फॉर्म्ड जनरली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ताकि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके, आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है, आसानी से कैटायन बनाते हैं, और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, आसानी से एनायन बनाते हैं। इसलिए कैटायन और एनायन बनाने की टेंडेंसी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो जनरली इस तरीके से बोलते हो आप, तो एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी एक की कम होगी मेटल की, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, और आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बनाएंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं आयनिक बॉन्ड की, वो भी लिखते हैं। तो लिखो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहले नोट कर लो, नोट इट डाउन। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। क्या जनरल प्रॉपर्टीज हैं? स्पेशल किसी कंपाउंड के लिए नहीं है, आयनिक कंपाउंड के लिए। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ऐसे लिख दो, आयनिक कंपाउंड्स की। जैसे आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है और ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन होती है, px की डायरेक्शन x डायरेक्शन में है, y और z में नहीं। तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल हैं और आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव, ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, किसी विशेष के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल, जनरली हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। Ionic compounds conduct electricity in aqueous solution or in molten state. तो जनरली दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मतलब सोडियम क्लोराइड है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी में घोल दो, आयनों में टूट गया, Na+ आयन एक्वस एंड Cl- आयन एक्वस, और दो प्लेटें इंसर्ट कर दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, तो दो प्लेटों में जब प्लस और माइनस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड दीज आयंस विल मूव, एंड बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इज नथिंग बट कंडक्शन, तो दे शो कंडक्शन, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
in the aqueous solution and in molten phase. What is molten phase? सोडियम क्लोराइड को स्ट्रांगली हीट करो बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। रूम कंडीशन पे तो नमक है, ये नमक मतलब खाने वाला टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट ही बोलते हैं इसको। तो ये टेबल सॉल्ट है NaCl, नमक है ये, तो रूम कंडीशन पे सॉलिड है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं बिकॉज ऑफ द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बट इसको मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड लेके जाओ, अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में ये Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। पानी नहीं है इस बार, आयनों में लिक्विड में ही कन्वर्ट हो गया ये एट द हाई टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड मोल्टन स्टेट और फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज्ड का मतलब पिघला हुआ, मोल्टन मतलब पिघला हुआ। तो इसको पिघला दो तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। साथ में आयनिक कंपाउंड्स are highly soluble in the polar solvents. Ionic compounds are highly soluble in polar solvents. अब ये देखो solubility का एक रूल होता है, polar solvents like water. वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड्स बढ़िया घुलते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आयनिक कंपाउंड्स पानी में बढ़िया घुलते हैं, पोलर सॉल्वेंट लाइक अमोनिया, लाइक वाटर, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बेटर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, जनरल कॉन्सेप्ट of solubility like dissolves like। like dissolves like ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। और आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इन जनरल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा, जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ज्यादा होगा। तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नियरली 80 है, काफी लार्ज है, काफी हाई है, वेरी हाई। तो इसका मतलब यही कारण है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा है। इस कारण से सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स पानी के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर दीज आयनिक कंपाउंड्स। तो क्या ये जनरल प्रॉपर्टीज थी? आयनिक कंपाउंड इज नॉन डायरेक्शनल, ionic bond is non-directional, ionic compounds have high melting point, boiling point and hard and brittle. Ionic compounds conduct electricity in the aqueous solution and molten state. Ionic compounds are highly soluble in the polar solvents like water because of the high dielectric constant. और भी पॉइंट्स हैं, पहले एक बार ये नोट कर लो। नोटेड गाइज? वेल द नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो ये है कि आयनिक, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बट आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बट दे मे शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो ये दोनों टर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आयनिक कंपाउंड्स शो पॉलीमॉर्फिज्म and isomorphism. What is polymorphs?
when an ionic solid exists in two or more different crystal structures. When an ionic compound exists in the two or more crystal structures, तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फ्स। जैसे एग्जांपल ये है ZnS, ये सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो आप, सॉलिड स्टेट में आएगा, ये जिंक सल्फाइड है, ये दो फॉर्म में पाया जाता है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर एंड वुडजाइड स्ट्रक्चर। टू डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अच्छे से नोट्स बनाएं, केमिकल बॉन्डिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, आराम से चलेगा 10-11 लेक्चर्स। तो आयनिक कंपाउंड शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फ्स? पॉलीमॉर्फ्स सेम आयनिक कंपाउंड अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करे तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? बोथ आर पॉलीमॉर्फ्स। ये पॉलीमॉर्फ्स हैं। और एग्जाम्पल जैसे पॉलीमॉर्फ्स का, कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट एज कैल्साइट एंड एरागोनाइट। ये दोनों आपस में क्या हो गए? दीज आर पॉलीमॉर्फ्स। So what are polymorphs? Same ionic compound existing in the different crystal structures having the different density, different properties. They are called polymorphs. तो कैल्शियम कार्बोनेट की ये दो फॉर्म पाई जाती हैं, कैल्साइट एंड एरागोनाइट, बोथ आर पॉलीमॉर्फ्स। जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड फॉर्म में भी पाया जाता है, वुडजाइट फॉर्म में भी पाया जाता है। जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि जिंक ब्लेंड इज CCP स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, एंड वुडजाइट इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। अभी हम ये सब बातें यहां डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो उसका सॉलिड स्टेट जब चैप्टर आएगा तब बात करेंगे इसके बारे में। तो ये थे पॉलीमॉर्फ्स। अच्छा, एक और शब्द, आयनिक कंपाउंड्स शो आइसोमॉर्फिज्म आल्सो। व्हाट इज आइसोमॉर्फ्स? पहले ये नोट कर लो एक बार, नोट इट डाउन। Now coming to the isomorphs. आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं शोइंग द सिमिलर या सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स शोइंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं शोइंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जैसे FeSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O। ये कहलाता है ग्रीन विट्रियोल। दिस इज कॉल्ड एप्सम सॉल्ट। ये नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में आएंगे सब। एंड ZnSO4.7H2O इज कॉल्ड व्हाइट विट्रियोल। ये तीनों आपस में सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इनकी सेम फॉर्मूला भी एकदम एक जैसे दिखते हैं इनके। दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स। दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स। अच्छा, विट्रियोल किसे बोलते हैं? जिनमें सल्फेट होता है उसे बोलते हैं विट्रियोल। जैसे H2SO4 है,
सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, हिंदी में बोलते हैं थोथा, हरा थोथा, सफेद थोथा। जैसे एक और होता है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, नहीं वो आइसोमॉर्फ्स नहीं है, आइसोमॉर्फ्स तो ये हैं, ये तो एक अलग से एग्जांपल ले लिया। तो दिस इज कॉल्ड ब्लू विट्रियोल, हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा। वो शब्द है, नीला थोथा, हरा थोथा, सफेद थोथा, किसी का नाम मत रख लेना थोथा। तो H2SO4 को बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। विट्रियोल मींस जहां सल्फेट हो, तो विट्रियोल कंपाउंड्स हैविंग SO4 2-। SO4 2- वाले कंपाउंड्स को हम विट्रियोल बोलते हैं। जैसे ग्रीन विट्रियोल, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है, और ये एप्सम सॉल्ट है, ये व्हाइट विट्रियोल है, ये ब्लू विट्रियोल है, ब्लू कलर का कंपाउंड है CuSO4.5H2O। तो ये थे आइसोमॉर्फ्स। तो व्हाट आर आइसोमॉर्फ्स? डिफरेंट आयनिक कंपाउंड शोइंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड isomorphs, and the example is this one is very important. तो ये थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कमिंग टू नाउ कोवेलेंट कंपाउंड्स। हेडिंग लिखो कोवेलेंट कंपाउंड। इंट्रोड्यूस तो कर दें कम से कम केमिकल बॉन्डिंग को, पहले नोट इट डाउन। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड से पहले एक शब्द यूज करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। आयनिक कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ये लिख भी दो, आयनिक बॉन्ड नेक्स्ट पॉइंट के रूप में, आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अच्छा, एक और टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैलेंसी मतलब एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड। वैलेंसी 1 मतलब एक बॉन्ड बन रहा है, वैलेंसी 2 मतलब 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी इन द आयनिक बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, Na+ है, Cl- है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज दैट इज ऑल्सो इक्वल 1। अच्छा, +1 -1 नहीं होते, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। Oxidation state is different. Electrovalency and covalency are different. Valency is different. Valency is just a number. 1, 2, 3, plus minus कुछ नहीं होता. Oxidation state can be positive, can be negative, can be fractional, can be 0. तो ध्यान दें, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। कैटायंस के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, एनायंस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन्ड। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें, मान लो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम पर 2- चार्ज है और क्लोरीन पर -1 चार्ज है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 2। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ बेरियम 2, जबकि इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोराइड आयन कितना है? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन Cl1 इस तरीके से बोला जाएगा। तो ये है तरीका इलेक्ट्रोवैलेंसी का। फॉर एग्जांपल Al2S3 मान लो ये कंपाउंड है, तो जरा ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम 3+ आयन है और सल्फाइड पर 2 नेगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, 3 और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। ये इलेक्ट्रोवैलेंसी हैं। I hope you have understood the meaning of electrovalency, number of electron lost
ऑफ कोर्स कैटायन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनायन, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। और ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन एंड एनायन के लिए। तो गाइज ये था आयनिक बॉन्ड का एक ब्रीफ ओवरव्यू, और भी इसमें डिटेल बातें आएंगी, फजान्स रूल, दिस मेनी थिंग्स, सॉल्युबिलिटी एंड ऑल दैट, सब बात करेंगे, अभी है चैप्टर में, चलेगा, टाइम लगेगा इसमें। नाउ मूविंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक बार इसको नोट कर लो पहले, नोट इट डाउन। कोवेलेंट बॉन्ड covalent bond is formed by sharing of electron, by sharing 1, 2 or 3 pair of electrons formed by sharing 1, 2 or 3 pair of electrons by equal sharing। ये इक्वल शेयरिंग से बनता है, तो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 1, 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इक्वल शेयरिंग, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे HH ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O डबल कोवेलेंट बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है ये सब, डबल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने, तो इसका मतलब एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉनों को यूज करता है, ये वाला ऑक्सीजन भी इन 4 इलेक्ट्रॉनों को यूज करता है। दिस इज सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इक्वल शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इक्वल शेयरिंग का तो नाम है, बट कोई ना कोई चालाकी दिखाई देता है। जैसे यहां तो इक्वल शेयरिंग है, तो इसे बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बट HCl के बीच में बॉन्ड होता तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पढ़ भी चुके हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस क्लोरीन की, खींच के ले जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ, और इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एंड देयर इज अ चार्जेस की वजह से पोलर नेचर हो गई इसकी, डाइपोल आ गया इसमें। डाइपोल क्या होता है, दैट आल्सो वी विल टॉक अबाउट। सो दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। है कोवेलेंट बॉन्ड ही शेयरिंग से बना है, बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द 2 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियाई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि ये कौन सा था, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। है कोवेलेंट बॉन्ड ही, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके के जो कंपाउंड्स बनते हैं, सिमिलर एटम्स में भी हो सकते हैं, डिसिमिलर एटम्स में भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स में हो सकते हैं, तो वो कहलाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बाय इक्वल शेयरिंग। जनरली कौन बनाते हैं, जनरली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। जनरली नॉन मेटल के बीच के बनने वाले बॉन्ड हैं कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से दे ट्राई टू चेज द ऑक्टेट और दे ट्राई टू कंप्लीट द ऑक्टेट एंड टू लोअर डाउन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये मेन रीजन था, हमने बताया भी था। अब बात आती है जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड बहुत सारे होते हैं। एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जैसे यही था। कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो CO2, कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कह दो, कंपाउंड में तो एलिमेंट्स नहीं आ पाते ना, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जैसे CO2, ओजोन, O2, SO2, CH4,
एक्सेट्रा। ये सब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ही तो हैं। अब बात आती है व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो लिखो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। एक बार इसको नोट कर लो पहले आप, ये सब नोट इट डाउन। General properties of covalent compounds। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी आ जाते हैं शामिल। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स मेनली दो ही तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, जबकि आयनिक बॉन्ड क्या था, नॉन डायरेक्शनल। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली लो होते हैं। तो इन जनरल, ये सब जनरल प्रॉपर्टीज ही हैं। इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ covalent compounds are low except in a few cases where covalently bonded network covalently bonded network structure is present, as in case of diamond, graphite, सिलिका, SiC एटसेट्रा। देखो ध्यान से, इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लो, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी वीक होते हैं। भाई CO2 के ही अंदर C डबल बॉन्ड O है, बट एक CO2 और दूसरे CO2 के बीच में तो वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। तो इस कारण से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स लो होते हैं, एक्सेप्ट इन द फ्यू केसेस वेयर द कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, एज इन केस ऑफ द डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम बोलते हैं इसको, दिस इज कॉमनली नोन एज कार्बोरंडम। इट इज ए वेरी गुड अब्रेसिव। ये अब्रेसिव होते हैं। अब्रेसिव का मतलब हार्ड सब्सटेंस होते हैं, और चाकू पे धार या कैंची पे धार लगानी होती है तो इस मटेरियल के व्हील्स बनाते हैं। कई बार वो देखते भी हो, गांव में अक्सर घूमते हैं, साइकिल पर एक व्हील लगा हुआ होता है और आवाज लगाते चलते हैं, चाकू पे धार लगवा लो, कैंची पे धार लगवा लो। धार लगा लो मतलब ऑब्वियसली लोहे की कैंची है, लोहे का चाकू है, तो आयरन को अगर घिसना है तो आयरन से हार्डर मटेरियल होना चाहिए। सो दैट हार्डर मटेरियल इज यूजुअली कार्बोरंडम और SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। सो सिलिकॉन कार्बाइड इज अब्रेसिव। अब्रेसिव मींस घिसने वाला सब्सटेंस जो दूसरे को घिस सके, दैट इज कॉल्ड अब्रेसिव। हार्ड सब्सटेंस होते हैं ये। सिलिका, SiO2, मिट्टी का मेजर कंपोनेंट सिलिका ही होता है। ग्रेफाइट, डायमंड, दे हैव द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्ट द फ्यू केसेस। सो दीज हैव very high melting point and boiling point. So they have very high melting point and boiling points. और ये थर्ड प्रॉपर्टी, अच्छा ये आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म शो कर सकते हैं, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स
कैन शो आइसोमरिज्म और मे शो आइसोमरिज्म। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स may show isomerism। अच्छा, जैसे like dissolves like, covalent compounds are better soluble in non-polar solvents। तो covalent compounds are better soluble in non-polar solvents like benzene, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बेटर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहलाते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बेटर soluble in the non-polar solvents and they are less soluble in polar solvents like water। लिखते जाइए सब बात, note it down। Then comes the next point। Generally, covalent compounds are the poor conductor of electricity, they are insulators। तो covalent compounds are poor conductor of electricity। तो covalent compounds are poor conductor of electricity except in some cases like graphite, which is conductor of electricity। along the graphite sheet। आप ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे डिटेल में, हम केमिकल बॉन्डिंग में यही सब तो करना है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट इन सम केसेस वेयर ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द ग्रेफाइट शीट एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिलोकलाइज हो जाते हैं और आसानी से मूव कर सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कोवेलेंट कंपाउंड्स आर स्लो। इन जनरल reactions involving covalent compounds are slow। स्लो होती है रिएक्शन, जबकि आयनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन रिलेटिवली फास्ट होती हैं। रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर फास्ट। रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर फास्ट, जनरली फास्ट होती हैं। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थे ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के। तो हमने बात की आयनिक बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही बात मैं 20-50 बार तो मैं ही बोल दूंगा ताकि आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली याद ही हो जाए आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर अलाइक। देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे, अभी बात करते हैं। पहले ये नोट कर लीजिए आप, नोट इट डाउन। Next is coordinate bond।
और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। ये भी नॉन मेटल्स में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही। कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग थी, इसमें अनइक्वल शेयरिंग है, तो फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स या टू एटम्स बाय अनइक्वल शेयरिंग। शेयरिंग तो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, बट इक्वल शेयरिंग नहीं है, अनइक्वल शेयरिंग है। तो अनइक्वल शेयरिंग से ये बनते हैं वन एलिमेंट इज द लोन पेयर डोनर एंड अदर इज द लोन पेयर एक्सेप्टर। तो एक लोन पेयर डोनर है और दूसरा लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। ये बिल्कुल ऐसा बन जाता है जहां पर एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, लोन पेयर एक्सेप्टर इज ऑफर्स वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर डोनर ऑफर्स ऑर्बिटल विद लोन पेयर फुल्ली फिल्ड फॉर ओवरलैपिंग। अब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग का पार्ट है। कोवेलेंट बॉन्डिंग जब डिफाइन करते हैं, हम थ्योरीज की बात करते हैं, तो एक थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहली बार ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट की बात की गई थी कि बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हो रही है? एक वैकेंट ऑर्बिटल में जो कि लोन पेयर एक्सेप्टर है, और दूसरा फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में जो कि लोन पेयर डोनर है। तो जैसे एग्जांपल, अच्छा दूसरा जो लोन पेयर डोनर है दे आर कॉल्ड लुईस बेसेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है दे आर कॉल्ड लुईस एसिड्स। यू विल स्टडी लेटर, हम बात करेंगे लुईस एसिड्स लुईस बेस की। तो लोन पेयर डोनर इज कॉल्ड लुईस बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लुईस एसिड। ये डेफिनेशंस भी है। जैसे एग्जांपल लें, जैसे BCl3 और अमोनिया। अमोनिया के पास एक लोन पेयर है और BCl3 में वैलेंस शेल में खाली ऑर्बिटल है। तो ये लोन पेयर बोरॉन के खाली ऑर्बिटल में बॉन्ड बना देता है। तो ये ऐसा बन जाता है NH, ये H, ये H, और ये लोन पेयर जो था ये डोनेट कर दिया किसको? बोरॉन को, Cl Cl Cl। तो ये कंपाउंड बन गया NH3BCl3। सो दिस इज द कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, एडिशन हो गया इन दोनों का, तो एडक्ट बोलते हैं इसको, और एडिशन कंपाउंड। तो अमोनिया के पास लोन पेयर था नाइट्रोजन के पास में, तो डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। अब बोरॉन ने वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया लोन पेयर डोनर। दिस इज डोनर एंड दिस इज एक्सेप्टर। दिस इज लुईस एसिड, दिस इज लुईस बेस। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हम एक एरो से शो कर देते हैं, एरो डोनर टू एक्सेप्टर। बट प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अल्टीमेटली है तो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ना बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरॉन। बस अंतर इतना है कि कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक तो अपना लोन पेयर डोनेट करता है और दूसरा अपना खाली ऑर्बिटल है। अल्टीमेटली दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है दो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड बिटवीन द न्यूक्लियस, और यहां भी दो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड ही है। तो बॉन्ड प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिखेंगे इस बात को, पहले ये बात नोट कर लो, आप नोट इट डाउन। पहले एग्जांपल लेते हैं एक दो और।
जैसे और एग्जाम्पल, जैसे यही अमोनिया ले लो NH3 ऐसे लिख लो, ये लोन पेयर है और वो H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा लेता है, ये इसको डोनेट कर देता है और क्या बना लेता है, दिस फॉर्म्स NH4 प्लस अमोनियम आयन लाइक दिस। मान लो ऐसा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। बट पाया जाता है कि ऑल द 4 NH बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन अमोनियम आयन। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, बनते समय था बस वो, बनने के बाद तो कंपाउंड के अंदर देयर इज नो डिफरेंस इन अमोनियम आयन। ऑल 4 NH bonds have identical properties। बनने के बाद पता भी नहीं लगा सकते कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड था और कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अमोनियम आयन में ऑल द 4 NH bonds have identical properties with respect to bond length and bond energy। तो विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी अमोनियम आयन में चारों NH bonds इक्विवेलेंट हैं। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस, प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस between covalent bond and coordinate bond। तो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस। प्रॉपर्टीज वाइज कौन सी प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड अपनी 2 प्रॉपर्टीज से कैरेक्टराइज्ड होता है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। तो इस तरीके से आप ये कहते हो। तो ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। सो दिस वाज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और पढ़ोगे आप, जैसे एग्जांपल ओजोन, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एक लोन पेयर डोनेट होता है टू, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनती है इस तरीके की। सीखेंगे ये सब कुछ तो सीखना है, अभी तो शुरू कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। बट प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस। एनसीईआरटी तो पहचानता भी नहीं कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन, नो दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बल्कि वो फॉर्मल चार्जेस यूज करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और एटम्स पर फॉर्मल चार्जेस की बात करेंगे। हम भी करेंगे जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से दीज बॉन्ड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो वर्चुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही कारण था मैंने 3 तरह के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कहे थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम ही ना लिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज वर्चुअली नथिंग बट कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो लाइक दैट यू डिस्क्राइब। तो ये थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लुईस एसिड, लुईस बेस टर्म्स भी इनमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये था कुछ टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। मैंने डेटिव बॉन्ड्स भी बता दिया, और भी एग्जांपल्स लेंगे बाद में अबाउट द लुईस एसिड एंड लुईस बेस के। चलिए अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स में लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। चैप्टर एक तरीके से शुरू ही यहाँ से होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो हेडिंग लिखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नोट इट डाउन। LDS। What is Lewis dot structure? Lewis dot structure किसी पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स के लिए, किसी कंपाउंड में कनेक्टिविटी ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स को बताता है और साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इट कॉन लुईस डॉट स्ट्रक्चर
tells about the connectivity of various elements through bonds in given compound, and also provides information of distribution of valence electrons, in molecule. देखो क्या बात कर रहे हैं यहां पर, Lewis dot structure tells about the connectivity of the various elements. कौन कौन से एटम आपस में कनेक्टेड हैं through the bonds, through various bonds in given compound, and also provides the information of the distribution of the valence electrons in molecule. Valence electrons की information in the form of bonds and in the form of non-bonded electron. तो covalent bonds are shown by डैश, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से शो करेंगे, डैश से शो करेंगे, लाइक दिस. नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स non-bonded valence electrons. What is valence electrons? आउटर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय डॉट्स. डॉट लगा देते हैं हम, जैसे लोन पेयर है, डॉट लगा दिया, तो लोन पेयर भी क्या है, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय डॉट्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर शोन बाय डैश. आयनिक बॉन्ड्स के लिए प्लस माइनस चार्ज शो करते हैं. तो चलिए अच्छा एक नोट करके लिखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें कनेक्टिविटी ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स बताता है, एक्चुअल शेप की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता. तो LDS डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट शेप और ज्योमेट्री. एक ही बात होती है, शेप या ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताता. LDS डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ज्योमेट्री ऑफ अ कंपाउंड. ये केवल कनेक्टिविटी ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स और डॉट्स, ये बताता है. एक्चुअल शेप या ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताता. डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड. ये बात याद रखनी है. अब बात करते हैं, चलिए मेनली कोवेलेंट कंपाउंड्स के हम ज्योमेट्री बनाते, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो हेडिंग लिखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स. लिखो, नोट कर लो पहले इसको. Lewis dot structure of polyatomic molecules, ions. कैसे बनाएं?
तो देखो इसका एक प्रोसीजर है पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, जैसे स्टेप वाइज हम लिखते चले जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। आप सबसे पहले सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करो। जनरली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद कोवेलेंसी ग्रेटर देन 1। एक नया शब्द और आया कोवेलेंसी, ये डिफाइन करना रह गया। जैसे हमने इलेक्ट्रोवेलेंसी डिफाइन किया था ना, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन गेन्ड, ऐसी एक टर्म डिफाइन करेंगे कोवेलेंसी, अभी करेंगे बात। तो जनरली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद कोवेलेंसी ग्रेटर देन 1 इज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है तो टर्मिनल एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कोवेलेंसी एक से ज्यादा हो और जनरली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। अच्छा, इसी में एक दो पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे H एंड F यूजुअली डू नॉट एक्ट एज सेंट्रल एटम। तो ध्यान दो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जनरली टर्मिनल एटम की तरह बिहेव करते हैं, डू नॉट एक्ट एज सेंट्रल एटम। इनफैक्ट H एंड F एक्ट एज टर्मिनल एटम्स। अच्छा, फ्लोरीन तो कभी सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा ही नहीं, और वो कारण होता है उसका, क्योंकि सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या उसकी कोवेलेंसी एक से ज्यादा हो सकती है। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जनरली टर्मिनल एटम्स होते हैं, किनारे वाले। टर्मिनल मतलब किनारे वाले, सेंट्रल एटम नहीं होते। सेंट्रल एटम जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जिसकी कोवेलेंसी मोर देन 1 हो। अच्छा, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल CH4 SiF4। जैसे मान लो और भी एग्जांपल लें, CO2 H2SO4 H3PO4 HNO3 NO2, ये सब एग्जांपल हैं। और जैसे ClO2, ये मान लो एग्जांपल्स हैं। H2S2 मान लो, और एग्जांपल ले लो जैसे H4P2O7। जरा आइडेंटिफाई तो करो हु इज सेंट्रल एटम, करो एक बार आइडेंटिफाई। मैं पानी पीऊं जरा। Carbon is the central atom, silicon is the central atom, carbon is the central atom, sulfur is the central atom, phosphorus is the central atom, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। यहां भी नाइट्रोजन, यहां क्लोरीन सेंट्रल एटम है, यहां सल्फर है, एक से ज्यादा है, दोनों सल्फर सेंट्रल एटम है, दोनों फास्फोरस सेंट्रल एटम है। और एग्जांपल जैसे CrO5, chromium is the central atom, so these are the central atom। सेंट्रल एटम की कोवेलेंसी मोर देन। अब यहीं पे एक टर्म आया कोवेलेंसी, चलो लगे हाथ तो डिफाइन ही कर लेते हैं। व्हाट इज कोवेलेंसी? ऑब्वियसली कोवेलेंट कंपाउंड्स में पाई जाएगी। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट in a molecule in a species। तो किसी स्पीशीज में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड कोवेलेंसी, इज कॉल्ड कोवेलेंसी। अच्छा, स्ट्रक्चर मालूम होगी तो कोवेलेंसी हम बता पाएंगे। तो कोवेलेंसी, अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट इन स्पीशीज इज कॉल्ड कोवेलेंसी। जरा देखें तो एग्जांपल, पहले ये नोट कर लो, बीच में कोवेलेंसी आ गया, कोई बात नहीं, बता देते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यही ले लो CH4, ये इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। कैसे बना ये भी हम बाद में सीखेंगे, अब सीख ही रहे हैं, वैसे तो पता होता है, इतना तो पता होता है, ड्रॉपर्स बैच में हो। तो CH4 है, तो कार्बन की कोवेलेंसी, कितने बॉन्ड बन रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड? 4, तो कोवेलेंसी ऑफ कार्बन 4। जैसे मान लो और एग्जांपल लो CO2, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, तो व्हाट इज कोवेलेंसी ऑफ कार्बन 4, और ऑक्सीजन की कोवेलेंसी, तो कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट इज 2। अच्छा ये प्लस माइनस नहीं होता, मैंने पहले भी कहा था, वैलेंसी इज जस्ट ए नंबर, 1 2 3 इस तरीके से कोवेलेंसी होंगी या इलेक्ट्रोवैलेंसी होंगी, माइनस प्लस नहीं लगाते इनमें। यहां भी हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी? कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1। जैसे एक बड़ा कॉमन एग्जांपल होता है, जैसे एसिड, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस। आप पढ़ोगे, मान लो मैं स्ट्रक्चर दे ही रहा हूं आपको नहीं पता अभी। फॉर एग्जांपल मान लो ये क्राउन लाइक है, क्राउन बना दिया, अच्छा नहीं बना बट कोई बात नहीं, क्राउन है ये, सिर पर रखने वाला ताज, सिर पर रखने वाला ताज है ये, सल्फर 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 सल्फर, ये सल्फर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनकी स्ट्रक्चर है। ये दो लोन पेयर्स भी हैं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि बताओ एसिड में व्हाट इज कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? तो देखो कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट नीड नॉट बी सेम, तो आंसर क्या हुआ? हर एक सल्फर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? 2, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई? And what is oxidation number of sulfur? That is average oxidation number that comes out to be 0. तो ध्यान दो, एसिड में ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, कोवेलेंसी इज 2 फॉर सल्फर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज 0। 0 लिख दो, वो तो एक ही बात है। तो कोवेलेंसी नीड नॉट बी सेम एज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर द कोवेलेंसी मींस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। और एग्जांपल जैसे SF6, तो ध्यान दो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, 6 बॉन्ड बन रहे हैं, तो सल्फर की कोवेलेंसी कितनी हो गई? तो कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज 6। तो लाइक दैट यू डिफाइन कोवेलेंसी, लाइक दैट यू डिफाइन कोवेलेंसी। एक बार नोट करो, फिर हम सेकंड पॉइंट पे मूव करेंगे। पहला पॉइंट क्या था, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट हमने क्या किया? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पहला काम सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लो, बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और कोवेलेंसी जनरली उनकी सेंट्रल एटम की मोर देन 1 होगी, जब भी तो एक से ज्यादा बॉन्ड्स बना पाएंगे इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये तो पहला पॉइंट था। नाउ सेकंड पॉइंट, पहला नोट कर लो इसको। सेकेंड पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि गैस द स्केलेटन। तो गैस द स्केलेटन, स्केलेटन मतलब कनेक्टिविटी के लिए। जनरली सिमेट्रिकल skeleton is most probable. Generally, symmetrical skeleton is the most probable skeleton. However, it should be
verified experimentally. However, it should be verified experimentally. To guess the skeleton, generally symmetrical skeleton is the most probable one. Most probable one. And however, it should be verified experimentally. इसको experimentally verify किया जाना चाहिए. इसका मतलब हम जो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर की गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं, गाइडलाइंस हैं बस. जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रक्चर ऐसा थोड़ी कि हम बस पेपर में बना दे कि ऐसे ऐसे होगा. अब कंपाउंड से कहें तू भी ऐसा ही हो जैसे हमने बनाया है, वो तो अपनी स्टेबिलिटी के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेगा. हम लेबोरेटरी में तो जा नहीं सकते हर कंपाउंड. हमसे तो एग्जाम IIT JEE का एग्जाम होगा, हमें 3 घंटे में या 6 घंटों में हमें JEE एडवांस्ड का और 3 घंटों में JEE मेन का एग्जाम लिखना है. तो हम तो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए होंगे, एग्जाम हमारे सामने होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. तो हम वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी करने बैठेंगे, वो तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए. और इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो कोई गाइडलाइंस तो होनी चाहिए. तो दोज आर द गाइडलाइंस. जरूरी नहीं है गाइडलाइंस से स्ट्रक्चर सही आए, तो कुछ एक्सेप्शंस विल बी देयर. कौन से हैं वो बात करेंगे, बताएंगे. दोज एक्सेप्शंस आल्सो वी विल टेल. तो गेस द स्केलेटन, जनरली द सिमेट्रिकल स्केलेटन इज मोस्ट प्रोबेबल वन. हाउएवर इट शुड बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली. फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ये बात करें, मान लो जैसे CH4 है, तो CH4 में सिमेट्रिकल स्केलेटन क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए CHHH. सो दिस इज करेक्ट वन. ऐसा थोड़ी ये ले हो गया, ऐसे नहीं. दिस इज नॉट द वन, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल. जैसे और SO4 2 माइनस है जैसे, तो सल्फर 4 ऑक्सीजन ऐसे रखो, ये है सही तरीका सिमेट्रिकल. ऐसे नहीं SO सो गए. इट्स नॉट स्लीपिंग अबाउट भाई. ऐसे करते हैं क्या, 50,000 हो गए तो 50,000 रुपीज. 50,000 रुपीज बहुत बड़ी अमाउंट होती है. सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसा थोड़ी होता है. दिस इज नॉट लाइक दिस. सो जनरली द सिमेट्रिकल स्केलेटन हैज टू बी थॉट. तो सिमेट्रिकल स्केलेटन लेना है. एक बार ड्रॉ कर लो. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Third, count the total number of valence electrons. Counts the total number of valence electrons in given species. So count the total number of valence electrons in the given species and distribute one pair of electron between each atom pair involving central atom. Involving central atom. अब देखो ये अगला स्टेप आ गया. एक काम करते हैं, एग्जाम्पल्स लेकर के ये बात कहते हैं. मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया कोई CO2 मॉलिक्यूल, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है. तो पहला आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम, कार्बन. गेस द स्केलेटन, ये रहा स्केलेटन. सेकंड स्टेप. थर्ड, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4. प्लस ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, बट वैलेंस शेल में कितने होते हैं 6. तो 6 दूनी 12, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं. फिर क्या लिखा, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 16 आ गए. एंड डिस्ट्रीब्यूट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ईच एटम पेयर इन्वॉल्विंग सेंट्रल एटम. तो सेंट्रल एटम और इनके बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो. कर दिया. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन बचे हैं.
यहां तक की बात हो गई। नाउ फोर्थ स्टेप, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द टर्मिनल एटम्स। कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ terminal atoms and place remaining electrons if any on central atom. Try to complete the octet of central atom. Complete the octet of central atom by using multiple bonds if not enough electron। देखो ये पॉइंट सबसे मेन है। ये कह रहे हैं हमने CO2 का एग्जांपल लिया, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम कर लिया, गेस द स्केलेटन ये रहा, काउंट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो रहे कितने 16, पुट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ईच एटम पेयर इन्वॉल्विंग सेंट्रल एटम, 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 12 बचे। कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द टर्मिनल एटम्स। तो एक काम करो, 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही गए, ऑक्टेट में 6 और चाहिए, तो ये रहे 12 के 12 और इस्तेमाल हो गए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचे हुए हों तो सेंट्रल एटम पे रख दो, नहीं कुछ नहीं है। कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम बाय यूजिंग मल्टीपल बॉन्ड्स इफ नॉट एनफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो स्ट्रक्चर ऐसी आ गई, सी ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये रहे, बट कार्बन के वैलेंस शेल में 2 ही बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन तो हुए। ऑक्टेट बनाने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो मल्टीपल बॉन्ड बना दो, एक ये वाला पेयर इस्तेमाल कर लो, एक ये वाला पेयर इस्तेमाल कर लो, और इनसे एरो नहीं बनाना है, मतलब ये तो शो कर रहे हैं कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीपल बॉन्ड बनवा दो। तो मल्टीपल बॉन्ड बनाया मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। नहीं, अभी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई। तो क्या ये वैलिड ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है? यस, इट इज अ वैलिड ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ये भी एक वैलिड ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं ना कहीं तो है ना, बट नॉट ए स्टेबल स्ट्रक्चर। It is a valid structure but not stable. This is more stable. So who tells us that which structure is more stable? Formal charge, and that formal charge we will take up in the next lecture. आज का लेक्चर पहला लेक्चर था केमिकल बॉन्डिंग में, इंट्रोडक्शन दिया, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर पे आ गए। आने वाली चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट होंगी, तो गाइज अच्छे से रोज रिवीजन करें, रोज का काम रोज करें। अगर इसमें इकट्ठे होने शुरू हो गए लेक्चर्स तो फिर उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। आप जानते हो उड़ता कैसे है कोई चीज़। तो ये था आज का लेक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर, और भी लेक्चर आएंगे। दैट्स इट फॉर नाउ।